नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग वर्ग 9 की गणित में बहुपद के अंतर्गत शेषफल प्रमेय की चर्चा करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हम लोग बहुपद को पहचानना एवं उनके शून्यक, मूल जैसे टर्मिनोलॉजी से भली भांति परिचित हो गए हैं। हम लोग शून्यक ज्ञात करना सीखे हैं, मूल ज्ञात करना सीखे हैं एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों की जानकारी ली है। आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे शेषफल प्रमेय की। शेषफल प्रमेय, अंग्रेजी में इसे रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही उपयोगी, बार बार इसका जरूरत आपको पड़ने वाला है। तो आइए हम पहले बहुपद के लिए इसको समझें। उसके पहले कुछ साधारण संख्याओं का जो हम लोग भाग करते हैं वहाँ से कुछ उदाहरण लेते हैं। हम लोग भाग खूब अच्छे से जानते हैं। आइए कुछ उदाहरण से शुरू करते हैं। यदि हम आपको कहें कि 15 में भाग दीजिए 6 से, बिल्कुल आता है आपको, भाग दे सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या प्राप्त होगा बच्चों? आइए हम 6 से भाग देते हैं 15 में। 6 दूनी 12, शेष बच गया कितना? 3। तो यहाँ जो आपको प्राप्त हो रहा है 2, इसे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। इन टर्म से आप पूर्व परिचित हैं। और जो नीचे बच गया है इसे हम लोग कहते हैं शेषफल, या शेष भी कहीं कहीं लिखा जाता है। और इस टर्म का नाम हम लोग देते हैं भाजक। और खास बात क्या है बच्चों कि शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। तो ये जो 15/6 है, इसे लिखने का क्या तरीका होगा? इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुना 6, यानी कि भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, और शेषफल है आपका कितना? 3। तो इस प्रकार से हम किसी भाग को लिख सकते हैं। इसी को यदि हम कहें कि 12 में भाग दीजिए 6 से, तो क्या होगा? बिल्कुल पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या शेष बचेगा? नहीं। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुना 6 और शेषफल के जगह पर क्या हो जाएगा? 0। अर्थात हमारा जो ये किसके बराबर हो रहा है? 15 के बराबर। और ये किसके बराबर हुआ है? 12 के बराबर। अब देखिए, जिसमें शेषफल 0 हो गया, इसका क्या मतलब है कि 12 6 से पूर्णतः विभाजित है। और जब पूर्णतः विभाजित होता है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि 12 6 का गुणज है। या इसी बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 6 12 का गुणनखंड है। आप इन तथ्यों से पूर्व परिचित हैं, कौन किसका गुणज है, कौन किसका गुणनखंड है। अब जैसे हम साधारण संख्या में भाग दे रहे हैं, इसी प्रकार यदि व्यंजक ले लें, बहुपद ले लें और उसमें भाग देना हो तो किस प्रकार देते हैं? आइए उसके भी उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, कोई भी बहुपद लिखा हुआ है x³ + x² + x को x से भाग दें। आइए हम लोग मिलजुल कर देते हैं साथ में। आप अपनी नोटबुक रखिए साथ में। कैसे भाग पड़ेगा बच्चों? x³ है प्लस x² है प्लस x है। इसको यदि आपको भाग देना है x से, तो हम लोग कैसे करते हैं? ये जो टर्म x है, इससे सब में भाग पड़ेगा। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x³ में भी x से भाग, प्लस x² में भी x से भाग, प्लस x में भी x से भाग। और जब भाग देंगे आप, तो आपको क्या प्राप्त होगा? x² प्लस x प्लस 1 पूरी तरह विभाजित हो गया। यानी शेष के रूप में क्या बचा आपको? कुछ भी नहीं, 0।
तो यदि इससे इसका भाग दिया जाए तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो टर्म है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस सब में एक्स सर्वनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाहर निकल जाएगा एक्स, और रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा 0। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुपद में हमेशा सब पूर्णतः विभाजित ही हो जाए। जैसे इसी में यदि हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, एक दूसरा उदाहरण लें, लिख दें 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और कहें कि इसको x से भाग दें। आइए बच्चों, भाग देकर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपको आ गया, प्रत्येक टर्म में x से भाग देंगे, तो बहुपद का टर्म है 2x स्क्वायर, इसमें x से भाग दिया, x में x से भाग दिया और 1 में x से भाग दिया। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हम 1 में x से भाग देंगे तो क्या जो रिजल्ट होगा वह बहुपद होगा? व्युत्क्रम हो जाएगा तो उसके घात में -1 आ जाएगा बच्चों, फिर तो ये बहुपद रहेगा ही नहीं। अर्थात हम 1 में x से भाग नहीं दे सकते हैं, यानी वह 1 जो है वह आपका बच जाएगा शेषफल के रूप में, इसमें भाग नहीं देंगे, यहाँ तक ही भाग देंगे। और जब भाग देंगे तो अब इसे यदि हमें लिखना होगा तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इन दोनों में तो भाग पड़ा x का, लेकिन एक में नहीं पड़ा, तो ये जो एक है हमारा, ये क्या बच गया? शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो आपने देखा जिस प्रकार साधारण संख्याओं में भाग देने पर कभी पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कभी शेष बचता है, ठीक उसी प्रकार से बहुपद में भी यदि हम भाग दें किसी बहुपद से या किसी चर राशि से, तो आप पाएंगे कि कभी कभी तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अर्थात उसका गुणनखंड होगा, और कभी कभी शेष बच जाता है। जब शेष नहीं बचेगा तो हम लोग कहते हैं कि वह गुणनखंड है, और जब शेष बच जाता है तो हम कहेंगे हाँ पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, शेष बच गया। अब ऐसा भाग हम लोग, आइए कोई भी दो ये बहुपद ले लेते हैं और एक दूसरे से भाग विधि से भाग करके देखते हैं बच्चों। और अच्छे से समझने के लिए यहाँ उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न हमने लिया है। दो बहुपद दिए गए हैं, px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एवं एक बहुपद है gx बराबर 1 प्लस x। हमें क्या करना है? px को भाग देना है gx से। आइए हम लोग सीखते हैं भाग देना। क्या करना है? एक जो पॉलिनोमियल है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, इसको भाग देना है 1 प्लस x से। बच्चों कभी भी कोई दो बहुपद में आप भाग दे रहे हों तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले उसे मानक रूप में आप लिख लेंगे। मानक रूप का क्या मतलब है? मानक रूप में लिखने का मतलब ये है कि घातों के अवरोही क्रम में उसे सजा लेंगे, घटते क्रम में सजा लेंगे। किसके घटते क्रम में? घात के हिसाब से, पावर के हिसाब से, यानी अधिक पावर वाले को पहले और कम पावर वाले को क्रमशः बाद में रखते जाएंगे। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे बहुपद के भाग देने में कि उसे मानक रूप में रख लेंगे। जैसे ये जो बहुपद है, इसे जब हम मानक रूप में रखेंगे तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार हो जाएगा, अधिक घात वाला को पहले लिखेंगे और क्रमशः कम घात वाले को बाद में और वही क्रम में घटा देंगे, प्लस x माइनस 1। ये इसका मानक रूप हो गया। भाग देना है, यहाँ देखिए क्या यह सही रूप है? हमने कहा घातों के और वही क्रम के रूप में, तो सबसे पहले कौन लिखाएगा? x प्लस 1। अब ये दोनों मानक रूप में हो गए। तो आइए अब हम भाग देते हैं। भाग देने के लिए जैसे आप साधारण संख्याओं का भाग देते हैं उसी प्रकार देना है, एकदम आसान है, बहुत आसान। आइए x प्लस 1 से भाग देते हैं,
तो कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना लिया हमने। भाग देना है आपको 3x² प्लस x माइनस 1 में, इस प्रकार का चिन्ह बन गया। बच्चों अब देखिए, सबसे पहले टर्म है x और यहाँ टर्म है आपका 3x²। तो आप यहाँ पहाड़ा तो पढ़ नहीं सकते हैं कि 5 से लगाना है तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, ये जो आपका पद है इस पद में पहले पद से भाग देंगे। जैसे यहाँ हम आपको रफ के लिए दिखाते हैं। उधर पहला पद था आपका 3x², इसमें यदि पहला पद x से भाग दें तो क्या बचेगा, देखिए क्या आ गया बचकर 3x। तो ठीक 3x बार यहाँ हम लगाएंगे। अर्थात पहले चरण में हम क्या कर रहे हैं, पहला पद को पहला पद से भाग दिया और प्राप्त भागफल से ही हम इसे लगा देंगे। तो आइए इससे गुना कर लें दोनों टर्म को। तो x में पहले गुना किए हैं तब तो लाए हैं 3x² और यहाँ प्लस 1 भी है तो उसके साथ गुना करेंगे 3x का, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x। अब जैसे हम लोग भाग में करते हैं घटा देते हैं, तो यहाँ घटा देंगे, 3x² कैंसिल हो गया, x में से 3x जाएगा तो क्या बच जाएगा -2x। एक टर्म और है ऊपर में -1, तो आप लिख लीजिए। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद हम लोग फिर से जो इसका पहला टर्म है उसमें इसके पहले टर्म से भाग देंगे। तो यहाँ पहला टर्म है आपका -2x और हमें भाग करना है कितना से, x से। तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, जितना प्राप्त हुआ इतना ही बार आप यहाँ लगाएंगे। आपने पाया है -2, तो -2 बार लगाइए, क्या हो जाएगा। आइए -2 से गुना करते हैं x का, -2x, फिर +1 इंटू -2 -2, और नीचे में क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस प्लस, 2x कैंसिल हो गया, यहाँ -1 और यहाँ +2। बताइए कितना होगा। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपने किए हैं और आपने प्राप्त किए कितने, 1। अब देखिए जो प्राप्त हुआ है अभी अभी, इसका घात भाजक के घात से कम हो गया है। तो अब आपको और भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए, जब शेष फल का घात भाजक के घात से कम हो जाए, यहाँ पर चर राशि का घात कितना है 1 और यहाँ पर चर राशि का घात कितना है 0, तो अब आपको भाग लगाने की क्रिया बंद कर देनी है। अर्थात ये जो है आपका शेषफल बच गया और ये पूरी विभाजित नहीं हुई। ये जो टर्म था, ये जो आया आपका, ये भागफल है, ये भाजक है और ये शेष है। तो आपने भाग से संबंधित क्या सूत्र पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू भाजक गुना भागफल। आपका आ गया x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 2 और प्लस शेष हो गया कितना 1। तो इस प्रकार हम लोग दो बहुपदों का भाग आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी बहुपद पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे और कभी कभी विभाजित नहीं होंगे। एक बात और जो पहले भी हमने ध्यान दिलाया कि जो शेष है वो हमेशा आपके भाजक से कम होगा, चर राशि के घात के रूप में। अब हम लोग ढूंढेंगे कि क्या ये जो भाजक है और ये जो शेष है इसके बीच में भी कोई संबंध है। आइए हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमारा भाजक है x प्लस 1
यदि आप इसका हल निकालें, इसका शून्यक निकालने का प्रयास करें, तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर 0 करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से आपको चर राशि का x का एक मान प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ, -1। आइए इसे हम बहुपद में रखते हैं, भाज्य में रखते हैं। भाज्य है हमारा कितना बहुपद, 3x² + x - 1। इसमें यदि x का मान हम -1 पुट करेंगे, आइए करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 - 1, ये हो गया आपका 3 - 1 - 1, अर्थात हमें प्राप्त हो गया 3 - 2 = 1। ये देखिए, और हमारा शेष फल जो इस भाग में बचा था, ये शेष फल भी कितना बचा था, जरा देखिए तो 1। क्या भाजक का शून्यक या हल चर राशि के जगह पर रख देने पर वही प्राप्त होता है जो शेषफल से प्राप्त हुआ है? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन गणित में एक ही उदाहरण से आप कोई स्पष्ट नियम तक नहीं पहुंच जाएं। ऐसे ऐसे बहुत सी कसौटियों पर इसे कसें और भी ऐसे बहुत सारे दो बहुपदों का भाग देकर देखें एवं प्राप्त करें कि भाजक के शून्यक को यदि भाज्य के चर राशि के जगह पर रखा जाए तो क्या प्राप्त जो शेषफल है इसके बराबर होता है। आइए इसके कुछ उदाहरण हम और देखते हैं और आपसे हम आशा ये रखते हैं कि आप एक दो नहीं कई उदाहरण करें, कई प्रकार की कसौटियों पर कसें और तब जाकर रिजल्ट पर पहुंचे। तो आइए हम देखते हैं कुछ और उदाहरण। बच्चों, आइए हम मिलकर एक और भाग साथ में करते हैं। इस बार हमने बहुपद लिया है 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 और उसे भाग देना है हमें x - 1 से। तो अभी जस्ट हमने भाग देखा है, तो आप करना शुरू कर लीजिए अपने नोटबुक पर, भाग दीजिए जैसे पिछली बार दिया था हमने, स्टेप बाय स्टेप। x - 1 से हमें भाग करना है 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1। बताइए क्या था पहला स्टेप। ये तो मानक रूप में है इसलिए सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मानक रूप में ना रहे तो पहले आप मानक रूप में लिख लें। पहले टर्म का भाग पहले टर्म से। अब हम रफ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी पर करेंगे और धीरे धीरे अब थोड़ी तेज़ी लाइए और ऐसा ऐसा बहुत सारा भाग दे लीजिए ताकि आपके अंदर संपूर्णता है, परफेक्शन है। आइए हम x से भाग दें, कितनी बार लग जाएगा बच्चों, 3x³। x से गुना करेंगे हो जाएगा 3x⁴ - 1 से गुना करेंगे 3x³। भाग में क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका बच गया -x³ - 3x - 1। अब बताइए कितनी बार लगेगा, -x² बार। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -x³ - प्लस x²। हल कर लीजिए, प्लस माइनस, फाइनली हमारा क्या बच गया बच्चों, -x² - 3x - 1। थोड़े तेज भाग हम दे रहे हैं इसलिए कि अब आप भाग सीख चुके हैं। आप स्वयं से भी दीजिए। अब यहाँ x है, यहाँ x² है, कितनी बार लगेगा, -x टाइम। तो हो जाएगा -x² माइनस प्लस x, कटाव की क्रिया प्लस माइनस, ये कट गया आपका 3 और 1 मिलकर हो गया -4x - 1। अब कितनी बार लगेगा, -4 हो गया आपका -4x माइनस प्लस 4। आइए हल कीजिए, प्लस माइनस -5। अब जो प्राप्त हुआ है हमें, क्या इसका घात भाजक के घात से पावर से कम हो गया है? यदि हो गया है
तो अब और लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले के भी आपने भाग में देखा था, ये हमारा भागफल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, शेष हो गया, और इसे हम लोग क्या कह रहे थे, भाजक कह रहे थे। बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से भाज्य में भाजक से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो शेषफल बच रहा है इसका घात भाजक के घात से कम हो गया है। हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि इसके पहले वाले उदाहरण में क्या देखे थे कि भाजक का जो हल था, शून्यक था, वह मान यदि भाज्य के चर राशि पर रख दे रहे थे तब जो वैल्यू प्राप्त हो रहा था वह रिमाइंडर के बराबर हो गया था। तो इस स्थिति में भी आइए हम जांच करते हैं। क्या जांच करना है बच्चों, भाजक का अर्थात x माइनस 1 का जो शून्यक है, कौन होगा इसका शून्यक, आइए ज्ञात करते हैं, x बराबर 1। यानी x का मान जो आपने निकाला है, यदि इस मान को भाज्य के चर राशि में, भाज्य है हमारा 3x पर पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसमें यदि हम x का मान पुट कर दें, x का मान कितना आया है, 1 रखने पर, आइए क्या प्राप्त होगा, 3 इंटू 1 पर पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 पर पावर 3 माइनस 3 गुना 1 माइनस 1, अर्थात 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, हमें प्राप्त हो गया है -5। आपने जो प्राप्त किया है, क्या यह हमारे भाग के रिमाइंडर के बराबर है? जरा इधर गौर कीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए। आपने जो हल करके लाया वो -5 है, और पहले से जो हम भाग दिए थे उसमें जो शेष प्राप्त हुआ था वह भी है -5। पिछले उदाहरण में भी ऐसा ही हुआ था। आप और भी 2-4 उदाहरण खुद से करें। किसी पॉलिनोमियल, किसी बहुपद को आप किसी दूसरे x माइनस a से भाग दीजिए, और वो जो x का वैल्यू a है, यदि उसे पॉलिनोमियल में रख दें तब जो वैल्यू प्राप्त होता है वह भाग देने पर प्राप्त रिमाइंडर के बराबर होता है। तो इसे ही हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक स्थिति के लिए एकदम सटीक है। आप चाहें तो और भी 2-4 उदाहरण पर इसकी जांच कर लें। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय ये क्या हो गया है, आइए एक बार पहले सुन लें हम, उसके बाद आसानी से आप लिख लेंगे। कह रहा है कि यदि x बराबर a कोई भी एक वैल्यू है, इस वैल्यू को यदि पॉलिनोमियल के चर राशि के जगह रखा जाए तो हल करने पर जो प्राप्त होगा वो वही शेष होता है। तो आइए हम आपके लिए शेषफल प्रमेय लिखते हैं। आप भी अपने नोटबुक पर इसे अच्छे से नोट कर लें। बच्चों हमने आपके लिए शेषफल प्रमेय लिखा है, आशा है आप इसे नोटबुक पर नोट करेंगे। क्या है शेषफल प्रमेय? कोई भी पॉलिनोमियल x चर राशि में एक घात वाला या एक से अधिक घात वाला कोई भी बहुपद है, और कोई ऐसी a वास्तविक संख्या है कि px को x माइनस a से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल निश्चित रूप से pa ही होता है। जैसे इस स्थिति में आप देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल है x में, यदि इस बहुपद को हम किसी भी x माइनस a से भाग दे रहे हैं, तो ये जो a का वैल्यू है, इसे यदि x के जगह पर हम पुट कर दें, x के जगह पर यदि पुट कर दें, तब जो हल करके आएगा वही आपका भाग देने पर रिमाइंडर भी होता है। दोनों हमेशा एक समान देखेंगे कि आएगा। ऐसे और भी आप 2-4 उदाहरण खुद से लिख करके और हर बार कसौटी पर कसिए कि क्या यह शेषफल प्रमेय ठीक है। हमने 2 उदाहरण की सहायता से इसकी सत्यता की जांच की है। आप शेषफल प्रमेय की सत्यता की जांच के लिए और भी अनेकों उदाहरण लें। आशा है आप शेषफल प्रमेय
समझ रहे होंगे। और जब कभी भी शेष प्राप्त करना होगा तो आप इतने लंबे चौड़े भाग देने की प्रक्रिया से बचेंगे और काफ़ी आसानी से थ्योरम की सहायता से, प्रमेय की सहायता से शेष ज्ञात कर लेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग इतना ही सीखेंगे, शेषफल प्रमेय तक। लेकिन अगली कक्षा में हम लोग शेषफल प्रमेय के कई प्रकार के प्रयोग एवं इनकी कई उपपत्तियों को जानेंगे। आज की कक्षा में हमने जाना है बहुपद का भाग एवं उसके टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, जैसे भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेष। साथ ही साथ ये जाना कि भाग देने के बाद जो प्राप्त शेष है उसे और किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। गुणज एवं गुणनखंड की भी हल्की जानकारी हमने प्राप्त की। आशा है बच्चों आपको काफ़ी लाभदायक आशा है बच्चों आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा आज का ये क्लास। हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे शेषफल प्रमेय के और भी ढेरों प्रयोग के साथ। तब तक आप खूब अभ्यास करते रहिए। अभ्यास के लिए आपके किताब में पूरा एक अभ्यास का पाठ बना हुआ है। आप उसके सारे प्रश्नों को बना जाएं एवं उसके उदाहरण में जो प्रश्न हैं उनको भी आप निश्चित रूप से बनाएं। तो आशा है कि आप निश्चित रूप से अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। तब तक खूब अभ्यास करते रहिए। अपने आप का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।